जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का जो है क्लास ट्वेल्थ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग अर्थात ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जो क्या है, देखिए इसमें जो होता है यूनिट 3 है ये आप लोगों का, जिसमें से 2 चैप्टर आपको इसमें मिलेंगे, 2 चैप्टर। इन 2 चैप्टर में आपको 14 अंक आते हैं, यानी 14 नंबर का इससे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि ये क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो देखिए बच्चा, हम लोगों के दैनिक जीवन में जो है मानव स्वास्थ्य से लेकर दैनिक जीवन में अक्सर कोई ना कोई रोग सुनने को या फिर देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, मानव के जो हेल्थ हैं और उनके जो संबंधित रोग हैं और रोगों के निदान के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे बड़ी तो बात यह है क्योंकि ये 2 चैप्टर हैं, दोनों चैप्टर मिलाकर आते हैं 14 नंबर के। तो आइए इसका पहले क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, परिचय में होता है कि आखिर स्वास्थ्य होता क्या है। तो देखिए स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग क्या होते हैं, सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं। देखिए स्वास्थ्य उसी को कह सकते हैं जो हम लोगों के शरीर का सभी अंग क्या हो, पूरी तरह से सामान्य रूप से जो कार्य करने वाले होते हैं वो क्या करें, करते रहें, तथा बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच पूर्ण संतुलन बना रहता है। देखिए स्वास्थ्य जो होता है, शरीर का स्वास्थ्य जो कब होगा, जब बाहरी वातावरण और जो शरीर के बीच जो क्या होते हैं पूरी तरह से हम लोगों का मेंटेन रहे, यानी बाहरी वातावरण का जो परिवर्तन हो रहा है उससे भी क्या होता हो, ये क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षित रहे, और शरीर के बीच में, यानी ये जो होते हैं पूरी तरह से क्या होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। विभिन्न व्यक्तियों में स्वास्थ्य का स्तर जो होता है अलग अलग होता है। देखिए हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य का स्तर कैसा होता है, तो अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है, तो देखिए हर एक मनुष्य जो होते हैं अपना अपना क्या करते हैं, स्वास्थ्य को लेकर वो क्या बोलते हैं उसको, चिंताग्रस्त रहते हैं कि हम अपना स्वास्थ्य कैसे अच्छे से रखें। कोई टहल कर रखता है, तो कोई जिम जाता है, तो कोई सो कर करता है, यानी हर तरह से कोई ना कोई हर तरह से अपना स्वास्थ्य रखने की कोशिश करता है। केवल रोग की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है। देखिए केवल शरीर में रोग हो जाना ही क्या होता है, स्वास्थ्य नहीं कहलाता है, बल्कि दैहिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः समान दशा को भी क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। देखिए क्या क्या होना चाहिए, दैहिक, मानसिक और सामाजिक। देखिए ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। एक स्वस्थ मनुष्य को कब कहा जा सकता है कि वह स्वस्थ है, तो सबसे पहले तो वो शारीरिक, दैहिक का मतलब होता है शारीरिक, वो शारीरिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। इसके बाद आता है मेंटली, यानी मानसिक रूप से कोई तनाव ना हो, कोई टेंशन उसके शरीर में ना हो, यानी उसके दिमाग में क्या हो, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होनी चाहिए। और जो जिस समाज में वो रह रहा है वो समाज का स्तर कैसा है। कहीं देखेंगे समाज कहीं होता है कि जो बात बात पे गाली गलौज करते रहते हैं, तो वो समाज क्या है, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कह सकते हैं। कहीं देखेंगे समाज में गंदगी भी है, तो कहीं समाज में देखेंगे तो क्या होता है, अपने वातावरण बाहर में जो होते हैं गंदगी, तो कहीं साफ सफाई। तो देखिए एक स्वस्थ आदमी, मनुष्य को कब कहा जा सकता है कि वह स्वस्थ हो, तो इसका एक ही है, क्या होने चाहिए, दैहिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से पूरी तरह से क्या हो, हर तरह से ये अगर स्वस्थ हैं तभी कहा जा सकता है कि मानव क्या है, स्वस्थ है। इन तीनों में से अगर कहीं भी मान लेते हैं शारीरिक रूप से वो क्या है, स्वस्थ है, उसको कोई रोग नहीं है, लेकिन पता चले दिन रात वो टेंशन में घिरा रहे, तो एक न एक दिन उसको क्या होगा, शारीरिक रोग उत्पन्न जरूर हो जाएगी। अगर दैहिक और मानसिक सही, अगर समाज सही नहीं है, यानी सामाजिक रूप से अगर वो सही नहीं है, तो क्या होगा, आदमी को स्वस्थ नहीं कह सकते हैं। तो ये क्या थी, इसका परिचय, किसका परिचय था, तो स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य का देखिए, स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं तथा बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच पूर्ण संतुलन बना रहे। क्या बना रहे, तो पूर्ण संतुलन ये होना चाहिए।
विभिन्न व्यक्तियों में स्वास्थ्य का स्तर अलग अलग होता है। केवल रोग की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि मानसिक एवं सामाजिक रूप से भी क्या होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। तभी हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये स्वस्थ है, अन्यथा नहीं है। समझ गए? तो अब आइए देखते हैं अच्छे स्वास्थ्य के क्या लाभ होते हैं। देखिए, स्वास्थ्य तो होते ही हैं, लेकिन उसके लाभ भी तो होंगे। तो देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के क्या देखेंगे, लाभ। तो देखिए बच्चे, अच्छे स्वास्थ्य के लाभ यानी एडवांटेज ऑफ गुड हेल्थ क्या होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य लोगों की कार्य क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। सही बात है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो कार्य करने की क्षमता ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और अच्छे से भी अपने कार्य को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य से लोगों का आयु काल क्या हो जाता है, बढ़ता है, और व्यक्तिगत क्या होती है, प्रसन्नता मिलती है। देखिए, अगर मनुष्य का शरीर अगर स्वस्थ है तो उसका आयु काल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाती है। यानी जीने की जो इच्छा होती है वो बढ़ जाती है, वो यानी उनका आयु बढ़ जाता है। और व्यक्तिगत रूप से यानी अपने आप में क्या होती है, प्रसन्नता मिलती है कि चलिए भगवान की कृपा से हम क्या हैं, एक स्वस्थ हैं। अगर किसी भी व्यक्ति से देखते हैं, बात करते हैं, तो वो क्या आशीर्वाद देता है कि आप सदा क्या रहें, खुश रहें, संपन्न रहें, यही ना बताता है। तो वही। और क्या होता है, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में क्या होती है, कमी आती है। यानी जो बच्चे जो होते हैं, शिशु और मातृ यानी माता और बच्चे की मृत्यु दर में भी क्या आने लगती हैं, कमी आती है। जो आजकल का परिवेश वैसा ही है। क्या हो रहे हैं कि अच्छे से अगर स्वास्थ्य है तो क्या हो रहे हैं, सब कुछ, शिशु भी अच्छे से जी रहे हैं और उसकी माँ भी अच्छे से जी रही थी। इनमें क्या आएंगी, कमी आएंगी। अब देखिए, बात आती है कि अच्छे स्वास्थ्य कैसे रखा जाए। यानी स्वास्थ्य के बारे में तो पढ़ रहे हैं, उसकी लाभ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे रखा जाएगा, इसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है जानने की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली होती है। तो देखिए क्या लिखेंगे, देखिए बच्चा, स्वास्थ्य अच्छा कैसे रखें, यानी हाउ मेंटेन टू गुड हेल्थ, हाउ मेंटेन टू गुड हेल्थ। तो देखिए, सबसे पहले कब रखेंगे, अच्छे स्वास्थ्य की सबसे पहली जो ज़रूरी होती है वह होता है संतुलित आहार। अगर आपका आहार में जो है संतुलित है तो समझिए आप क्या हैं, एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। नहीं तो फिर अच्छे स्वास्थ्य का क्या होगा, आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए, सबसे पहले क्या आता है, संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है, जैसे एक जो होता है नित्य काम होता है कि जो नियमित रूप से जिस टाइम पर हम भोजन कर रहे हैं और एक समय अंतराल के बाद ही क्या करेंगे, दूसरे टाइम का भोजन करेंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, संतुलित आहार। यानी हम जो भोजन ले रहे हैं तो उसमें क्या होने चाहिए, पौष्टिक आहार होने चाहिए। जैसे सलाद होता है, फल होते हैं, जूस होते हैं, ये सब की क्या होनी चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यानी पूरी तरह से, जैसे सुबह उठे हैं तो सुबह का नाश्ता अच्छे से लें, दोपहर का भी क्या करें, अच्छे से खाएं पिएं। ये सब क्या होती हैं, संतुलित आहार होती है। यानी कहा जाता है मेंटेन डाइट। डाइट अगर आपका सही है तो क्या होगे, आप एक तरह से अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, कुपोषण एवं अति पोषण के क्या होता है, बचना, अति पोषण से बचना। देखिए, कुपोषण और अति पोषण से बचना। देखिए, कुपोषण होता क्या है, तो देखिए, अगर एक व्यक्ति जो होता है उसको संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो उसका शरीर कैसा हो जाता है, सूख कर एकदम लकड़ी की तरह हो जाता है। यानी कहते हैं कि एकदम ये डंडे की तरह हो गया है। यानी उसको पूरी तरह से कई रोग उसको क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब कई रोग उसको ग्रसित कर देंगे तो वो क्या होगा, स्वस्थ नहीं होगा। यानी वो क्या कहलाते हैं, कुपोषण एवं अति पोषण। जिसको संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे, कुपोषण और अति पोषण की से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। इसके बाद आता है पर्सनल, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता, जिसको बोलते हैं पर्सनल। यानी अपने आप को, स्वयं को क्या रखना पड़ता है, स्वच्छता देखनी पड़ती है। यानी अपने आप को पूरी तरह से क्या करें, स्वच्छ रखें। जैसे खाना हो तो अच्छी तरह से क्या करें, हाथ को साबुन से धो लें। कोई काम कर रहे हैं
और उसको क्या करें, जब आए बाहर से तो हाथ पैर को अच्छे तरह से क्या करें, धोएं। तो ये क्या होती है, एक तरह से अपने आसपास के परिवेश को क्या करें, पूरी तरह से स्वच्छ रखें। तो उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता। इसके बाद आता है नियमित व्यायाम, यानी एक्सरसाइज हमको क्या करना है, डेली करना चाहिए। सुबह शाम अपना जो है टहलना, खा पी कर, खाना खा कर क्या किया जाता है, टहला जाता है। तो जो चीज़ें एक होता है गुड हेल्थ के लिए, वो सब करना पड़ता है। इसके बाद आता है भोजन को मक्खी से बचाने के लिए ढक कर रखना। देखिए रोग दो ही अक्सर देखेंगे तो रोग दो ही जो होते हैं जीव सबसे ज़्यादा फैलाते हैं, एक होता है मक्खी, एक होता है मच्छर। यही दो होते हैं जो मानव स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। पहला होता है मक्खी, जिसको खाने होने पर बैठ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, खाने को दूषित कर देते हैं, यानी गंदगी फैला देते हैं। और मच्छर जो होते हैं वो भी अगर काटते हैं हम लोगों के ब्लड में तो वो भी क्या होता है, शरीर के अंदर क्या जाकर नुकसान करते हैं। उसी तरह मक्खी भी क्या होती हैं, तो इससे बचना चाहिए। देखिए इसके बाद क्या करना चाहिए, एल्कोहल, तंबाकू एवं धूम्रपान से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। धूम्रपान से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। देखिए अगर एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो जो नशीली पदार्थ होती हैं, जो हमारे शरीर को क्या करता है, नुकसान करता है, तो उससे हमको क्या चाहिए, बचना चाहिए। तभी क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। नहीं तो अगर अल्कोहल, तंबाकू और धूम्रपान करेंगे तो जाहिर सी बात है ये सब क्या करते हैं, कैंसर का एकदम स्वागत करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। यानी कैंसर को कहते हैं कि तुम आओ और हमारे शरीर में क्या करो, प्रवेश करो। अल्कोहल से क्या होते हैं, शरीर दूषित हो जाती है। तंबाकू से भी वही है। धूम्रपान से फेफड़ा खराब हो जाता है। तो इन सब से क्या करना चाहिए, एक अच्छे स्वास्थ्य अगर चाहिए तो इनका पूरी तरह से एकदम खात्मा कर दीजिए, तभी क्या होगा, एक शरीर स्वस्थ होगा। इसके बाद देखिए ये तो था, अब सामाजिक स्तर पर क्या होते हैं स्वास्थ्य, ये भी जानना जरूरी है कि देखिए सामाजिक स्तर पर क्या स्वास्थ्य हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सभी को पीने के लिए स्वच्छ एवं शुद्ध पानी का मिलना क्या होना चाहिए, जरूरी है। सबसे पहले तो यही काम होना चाहिए कि क्या, कि सभी को पीने के लिए स्वच्छ एवं शुद्ध पानी का मिलना एकदम अति आवश्यक है। दूसरा, अपने आसपास और शहर में पूर्ण सफाई रखना चाहिए। देखिए यह एक व्यक्तिगत होती है कि अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपनी गली को स्वच्छ रखना है। अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो शहर, अपने आसपास के जितने भी वातावरण है उसकी क्या होनी चाहिए, पूरी तरह से साफ सफाई होनी चाहिए। तभी कहा जा सकता है कि क्या है, वह व्यक्ति स्वस्थ है। तीसरा है संक्रामक रोगों से बचने के लिए टीकाकरण कराना। देखिए संक्रामक रोग कई तरह के हैं हम लोगों के परिवेश में, जैसे में टाइफाइड हुआ, ये संक्रामक रोग है। मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, ये सब क्या है, संक्रमित है, यानी संक्रमण, छुआछूत का रोग जिसको कहा जा सकता। एक से दूसरे को, जैसे खांसी हुई, सर्दी जुकाम हुआ, ये सब क्या है, संक्रमित रोग हैं। इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, टीका लगाना चाहिए। और चौथा क्या कह रहा है, अस्पताल में रोगियों की देखभाल की पूर्ण सुविधा होनी चाहिए। देखिए अगर रोगी है तो जाहिर सी बात है वो संक्रमित होगा, तो उसका रोग जो है दूसरे व्यक्ति में न पहुंचे, इसके लिए उसकी देखभाल की क्या होनी चाहिए, पूरी तरह से होनी चाहिए। इसके बाद आप देखते हैं अगला टॉपिक जो क्या कहलाता है, रोग। देखिए अभी तो स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे थे, अब रोग क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए रोग क्या होता है, तो देखिए रोग यानी डिजीज, यह वह दशा है जब शरीर या किसी भाग के सामान्य कार्य में क्या हो जाता है, विकृत उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न कर देता है, तो विकृत उत्पन्न कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। देखिए यह वह दशा है जब शरीर या किसी भाग के सामान्य कार्य में विकृत उत्पन्न कर देता है। यानी जो हमारा, जिसे कोई भी काम कर रहे हैं सामान्य रूप से, लेकिन जब हमारे शरीर में कोई कार्य करने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी जो कार्य कर रहे हैं उसमें परिवर्तन हो जाता है कार्य करने की, तो क्या होते हैं, उसी को रोग कहते हैं। देखिए कुपोषण, आनुवंशिक अव्यवस्था रोगाणुओं द्वारा। देखिए कुपोषण होता है क्या,
आनुवंशिक अव्यवस्था रोगाणुओं द्वारा संक्रमण या अन्य किसी कारणवश शरीर के दैहिक, शरीर क्रियात्मक या मानसिक दशा में विकार उत्पन्न करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। देखिए, कुपोषण को क्रिया को ही क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। यानी क्या कह रहा है? कुपोषण आनुवंशिक अव्यवस्था रोगाणुओं द्वारा संक्रमण या अन्य किसी कारणवश शरीर के दैहिक, शरीर की क्रियात्मक या फिर मानसिक दशा में क्या कर देता है? विकार कर देता है और उत्पन्न कर देगा। इसी को क्या कहेंगे? रोग कहते हैं। सभी रोगों के विशिष्ट लक्षण होते हैं। देखिए, रोग तो कई तरह के होते हैं, एक ही रोग थोड़ी होता है कि उसको रोग हुआ है। अगर हम लोग कहते हैं कि रोग हुआ है तो पूछते हैं सब कि कौन सा रोग हुआ है, आप बताइए। तब इसमें अब रोगों के कई प्रकार के लक्षण होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? जैसा रोग होगा उसका वैसा विशिष्ट लक्षण होता है। तो देखिए, जिनसे रोगों को पहचाना जा सकता है और मनुष्य के अस्वस्थ होने का पता चल जाता है, ये हो गया। इसके बाद आता है रोगों के प्रकार। तो देखिए क्या होते हैं रोगों के प्रकार। देखिए, रोगों के प्रकार मनुष्य में होने वाले समस्त रोगों को दो भागों में क्या हुआ है? बांटा गया है। देखिए, एक तो रोग दो प्रकार के बताया गया है मनुष्य में। एक होता है जो जन्मजात होता है, यानी आनुवंशिक होता है, और एक होता है उपार्जित, जो बाद में, एक तो होता है कि हम लोगों को जन्म से ही मिल जाता है, और एक होता है जो क्या होता है? बाद में हमको रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए, एक जैसे रोग का नाम है सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया या फिर शुगर, ये जो होते हैं आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। यानी अपने जनक को जो रोग हुआ है वही रोग क्या हो जाते हैं? संतति में आ जाती है। तो ये तो आनुवंशिक हो गई या फिर जन्मजात। और एक होता है उपार्जित, जो बाद में क्या होते हैं? रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे में कैंसर हुआ, टाइफाइड हुआ, ये सब क्या है? डेंगू हुआ, ये सब बाद में होते हैं। तो आइए पहले देखते हैं जन्मजात रोग के बारे में। तो देखिए, ये रोग आनुवंशिक अव्यवस्था के कारण होते हैं। देखिए, आनुवंशिक अव्यवस्था के कारण होते हैं। ये रोग जन्म से ही शिशु को क्या होते हैं? मिलते हैं। अर्थात ये जो रोग होता है क्या होते हैं? जन्म से ही शिशु को मिलते हैं। ये उपापचय में त्रुटियों के रूप में क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। देखिए, उपापचय यानी जो भोजन वोजन होता है, चाहे शरीर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर उनमें क्या हो जाती है? उपापचय में अगर त्रुटि उत्पन्न हो गई तभी ये रोग क्या हो जाते हैं? हो जाते हैं। जैसे शुगर होता है, यानी मधुमेह या फिर शुगर, इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? ये रोग उत्पन्न हो जाता है, जो हम आपको पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। सिकल सेल एनीमिया, ये आपको जनन स्वास्थ्य इसमें जो है आनुवंशिकता वाले में ये पढ़ा चुके हैं चैप्टर में। हीमोफीलिया जो होती है, ये भी क्या है? एक होता है रोग है, जो एक बार कट, अगर शरीर पर कहीं कट हो जाता है तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए तो फिर उसको रोकने के लिए क्या हो जाता है? असंभव हो जाता है, जो कि आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं। यानी ये जो होते हैं जन्मजात रोग होते हैं, जिसको कहते हैं शुगर हुआ या सिकल सेल एनीमिया हुआ या फिर हीमोफीलिया, ये सब क्या होते हैं? आनुवंशिक रोग होते हैं। इसी तरह आता है बी नंबर, यानी दूसरा नंबर, उपार्जित रोग यानी एक्वायर्ड डिजीज। ये रोग जन्म के बाद किसी कारणवश क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, ये रोग जो होते हैं जन्म के बाद होते हैं, और कोई भी कारण होगा, हो सकता है शरीर में कहीं कमी हो गई होगी, जिसके कारण क्या होता है? ये रोग उत्पन्न होता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, उपार्जित तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन ये जो ये क्या बोलते हैं? जन्मजात। लेकिन उपार्जित जो रोग होते हैं ये दो होते हैं। एक तो होता है संक्रामक और दूसरा होता है असंक्रामक। तो आइए देखते हैं दोनों के बारे में, एक बार देख लेते हैं। देखिए, संक्रामक या संचरणीय रोग, देखिए नज़ला हुआ या फिर जुकाम हुआ या फिर गनीमा हुआ या फ्लू, मलेरिया या क्षमा जिसको बेहोशी बोलते हैं, गोनोरिया, सिफिलिस आदि संक्रामक रोग वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमियों द्वारा क्या होते हैं? ये रोग उत्पन्न होते हैं। कृमियों द्वारा ये रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए, जुकाम हुआ, चाहे मलेरिया हुआ, चाहे बेहोशी हुआ या यक्षमा जिसको बोलते हैं, या फिर सिफिलिस हुआ, ये सब जो रोग होते हैं वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ
आदि जो कृमि होते हैं उनके द्वारा क्या होते हैं, ये संक्रमित होते हैं। अर्थात ये क्या है, असंक्रामक, ये संक्रामक रोग हैं। और दूसरा जो है असंक्रामक रोग या फिर असंचरणीय रोग। तो देखिए ये रोग एलर्जी, कैंसर आदि हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, नहीं फैलते हैं। देखिए ये निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए ये जो एलर्जी जैसे होता है, कोई कहता है कि हमको एलर्जी है, नहीं सुने हैं कभी, कोई कहता है कि हम आम नहीं खाएंगे, हमको मैंगो से क्या है, एलर्जी है, लेकिन मैंगो जूस पी सकते हैं। इन लोगों का भी अलगे होता है। तो एक एलर्जी होता है, किसी को देखिए धूप में निकलते हैं तो उनके चेहरे या हाथ पर चाहे शरीर पर क्या हो जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं। कहीं देखेंगे धूल होगा तो उनको सर्दी जुकाम पकड़ लेता है। तो ये सब क्या होते हैं, असंक्रामक रोग होते हैं। अब देखिए आगे एलर्जी क्या होती है। देखिए एलर्जी, तो एलर्जी यह बाह्य पदार्थों जैसे पराग, धूल, रेशम, नाइलॉन, रासायनिक पदार्थ तथा वायु में वाष्पशील पदार्थों के प्रति शरीर के अति संवेदनशील होने के कारण होता है। देखिए नहीं अभी बताएं, जैसे किसी को एलर्जी होती है धूप से होती है, तो कोई को केमिकल से होता है, किसी को हवा में जब चल रहे हैं तो उसके धूल कंकड़ के कारण होता है। तो ये क्या होते हैं, शरीर के प्रति क्या हो जाते हैं, अति संवेदनशील हो जाते हैं, जिसके कारण उनको ये रोग उत्पन्न हो जाता है। कोई खास इसकी समस्या नहीं होती एलर्जी से, बस इसका बचाव ही क्या होता है, इसका कारण होता है। अब आइए देखते हैं सामान्य संक्रामक मानव रोग में क्या क्या आते हैं। देखिए बच्चा, क्या है सामान्य संक्रामक मानव रोग, ये क्या होते हैं। जिसमें पहला पढ़ेंगे क्या, विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। अर्थात विषाणुओं द्वारा जो उत्पन्न रोग होता है वो क्या होता है, यानी विषाणुओं से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, यानी वायरस के द्वारा जो रोग फैलता है किसके कारण होता है। तो पहला है जुकाम, जिसको बोलते हैं कॉमन कोल्ड। तो देखिए यह रिनो वायरस से होता है। देखिए ये क्या है, रिनो वायरस। रिनो वायरस से क्या होता है यह नाक तथा श्वसन पथ में क्या कर देता है, संक्रमण कर देता है। यानी किसको करता है संक्रमित, श्वसन पथ को में संक्रमित करता है। इसका फेफड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए फेफड़े पर इसका क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस एक कॉमन जो होता है, एक जुकाम होता है जो क्या कर देता है, नाक बहने लगता है, श्वसन पथ में थोड़ी सी क्या होती है, बलगम वलगम जम जाते हैं, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। तो इसका देखिए संक्रमण क्या होते हैं, यानी सिम्पटम्स। जुकाम अति संक्रमण रोग है। संक्रमित व्यक्ति के छींकने और नाक से निकलने वाले स्राव से, देखिए संक्रमित व्यक्ति के क्या होते हैं, यह जुकाम अति जो संक्रमित व्यक्ति के छींकने और नाक से निकलने वाले स्राव से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है। जुकाम से संक्रमित व्यक्ति जब गंदे हाथों से बर्तन, पुस्तक, कलम या कंप्यूटर की कीबोर्ड छूते हैं तो इन वस्तुओं को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, और इन प्रदूषित वस्तुओं से ही क्या हो जाते हैं, संक्रमण फैलते हैं। देखिए क्या होता है, जब जो जिनको जुकाम हुआ है तो अपना नाक बंद करके ही छींकते हैं, और छींकेंगे तो उनके हाथ में क्या होती है, पूरी तरह से गंदगी फैल जाती है। जिस कारण वो क्या हो जाते हैं, वस्तुओं को दूषित कर देते हैं, और इन दूषित वस्तुओं को अगर स्वस्थ व्यक्ति छुएगा तो उनको क्या हो जाते हैं, संक्रमण हो जाता है। अब देखते हैं इसके लक्षण। देखिए इसके लक्षण और उपचार दोनों देख लेते हैं। देखिए लक्षण क्या होते हैं, नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में क्या होने लगती हैं, परेशानी होने लगती है, गले में क्या हो जाता है, खराश हो जाता है, और गले में दर्द भी होता है, और सिर दर्द, और नाक की म्यूकोसा में क्या आ जाते हैं, सूजन आ जाती है। देखिए नाक की जो म्यूकोसा होती है, यानी जो उसमें मांस की तरह एक बना है, वो क्या आ जाती है, सूज जाते हैं, यानी इसमें क्या हो जाता है, नाक बंद हो जाती है। जिसको जुकाम होता है तो यही ना बोला जाता है, नाक सांस लेने में उनको क्या हो जाती है, परेशानी हो जाती है। साथ में गले में दर्द हो जाता है, और नाक की म्यूकोसा में क्या आ जाती है, सूजन
हो जाती है। देखिए इसका उपचार क्या होता है। तो देखिए जुकाम का कोई इलाज नहीं है, इसका वास्तव में कहा जाए तो कोई इलाज नहीं होता है। हाँ, इसमें क्या होते हैं, सिर दर्द होता है या चाहे बदन दर्द होता है या नाक बहने के लिए जो बहता है तो उसकी हम लोग क्या करते हैं, दवा ले लेते हैं ना, तो इसका कोई इलाज नहीं है। वास्तव में जुकाम का कोई इलाज नहीं है। देखिए कोई इलाज नहीं है जुकाम का, यह बिना किसी दवाई के भी 3 से 7 दिन में क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। जुकाम के कारण उत्पन्न सिर दर्द, बदन दर्द और नाक बहने के लिए क्या होती हैं, दवा ली जाती है। सिर दर्द, बदन दर्द, नाक दर्द, नाक बहने के लिए क्या होती हैं, दवा ली जाती है। अब ये देखिए, ये तो था कॉमन कोल्ड यानी जुकाम जो संक्रमित था, वायरस से होने वाला है। एक और आता है वायरस से होने वाला बुखार जो सबसे खतरनाक जो होता है वह होता है डेंगू बुखार। देखिए बहुत खतरनाक रोग है डेंगू बुखार। डेंगू बुखार भी वायरल संक्रमण से होने वाला बुखार है। मादा, देखिए एडिज मादा मच्छर के, देखिए यही नाम है जिससे कारण क्या हो जाते हैं, डेंगू होता है। एडिज मादा मच्छर के काटने से इस रोग का वायरस स्वस्थ मनुष्य व्यक्ति में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। देखिए कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ देता है कि किस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है, तो 4 ऑप्शन वहाँ पर दिए रहेंगे। तो वहाँ पर मादा एडिज देगा या एडिज मादा मच्छर, तो समझ जाइएगा कि क्या है, यही है। यानी इसके जो बीमारी होने वाले जो होते हैं तो मादा एडिज मादा मच्छर के काटने से होता है। और डेंगू बुखार विश्व के 110 देशों में क्या है, फैला हुआ है। और भारत तथा आसपास के देशों में यह कब आया था, तो 1966 में। देखिए यही आया था 1966 में, भारत और इसके आसपास के देशों में क्या हुआ था, शुरू हो गया था। अब इसके लक्षण क्या हैं। डेंगू वायरस से संक्रमित बच्चों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम पड़ता है। देखिए डेंगू वायरस जो होता है, संक्रमित जो बच्चों पर इसका प्रभाव क्या हो जाता है, कम होता है। उनको हल्का बुखार, थकान, बदन दर्द, जुकाम, खांसी आदि के लक्षण क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ये था डेंगू के लक्षण। देखिए छोटे बच्चों में तो बता दिए, बड़े व्यक्तियों में तेज बुखार, तीव्र सिर दर्द तथा बदन दर्द देखा जाता है। कुछ व्यक्तियों में नाक, मुख या आहार नाल से रक्त निकलता है। कभी कभी फेफड़े में रुधिर वाहिनियों से रुधिर रिसने लगता है। देखिए बहुत खतरनाक रोग है डेंगू। इसमें क्या हो जाते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं पूरी तरह से नष्ट होने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यह रोग खतरनाक हो जाता है। क्योंकि प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड को जमने में कुछ तो मदद करता है शरीर में। अगर प्लेटलेट से कम हो जाएगा तो शरीर का जो ब्लड होगा वो पूरी तरह से पानी की तरह हो जाएगा, जिस कारण इसको क्या होते हैं, इनको रोकना जरूरी है। देखिए इसका उपचार क्या है। डेंगू वायरस के प्रति अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, इसका कोई वैक्सीन जो है नहीं बना है। अतः मच्छरों के काटने से क्या होना चाहिए, बचना ही डेंगू से बचने का एकमात्र उपाय है। और इसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक रोग है और इसके रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि मच्छरों से बचा जाए, तभी हो सकता है। क्योंकि प्लेटलेट्स का लेवल जो घटने शुरू होगा तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो सकती है। देखिए अगला जो रोग होता है वायरस से होने वाला, वो है स्वाइन फ्लू। देखिए स्वाइन फ्लू जिसको क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के द्वारा होने वाला फ्लू है। ये क्या है, संक्रमित रोग ये भी है। इसे स्वाइन फ्लू इसलिए कहते हैं कि पहले ये सूअरों के संपर्क में रहने वाले लोगों में ही क्या होता था, पता चलता था। देखिए इससे स्वाइन फ्लू का नाम क्यों दिया गया, तो जो सूअर होते हैं वो क्या होते हैं, गंदगी में रहते हैं और उनके पास रहने वाले लोगों में ही क्या होता था, पता चलता था। लेकिन सन 2009 से स्वाइन फ्लू ने सर्वव्यापी रूप ले लिया, यानी चारों तरफ से क्या हो गया है, ये होना शुरू हो गया, यानी चारों तरफ ये रोग फैलना शुरू हो गया है। कौन, तो स्वाइन फ्लू। कहाँ होता था पहले, तो सूअरों में, यानी सूअर के संपर्क में रहने पर क्या होता है, यह एक तरह से खतरा है। क्योंकि सूअर जो होते हैं गंदगी में ही रहते हैं और जब गंदगी में रहेंगे तो उनके वायरस क्या होंगे, आम इंसान के शरीर में ज़रूर प्रवेश करेंगे। इसीलिए इनसे क्या होनी चाहिए, दूरी बनानी चाहिए। देखिए इसके लक्षण क्या क्या हैं।
गले में क्या होने लगती है, खराश रहती है। स्वाइन फ्लू आने से क्या होता है, गले में खराश होती है। दूसरा है रोगी व्यक्ति खांसता और छींकता है, नाक बंद रहती है या जुकाम के कारण क्या रहती है, बहती रहती है। कभी कभी इसे निमोनिया, श्वास रोग, देखिए कभी कभी क्या होता है, निमोनिया या फिर श्वास रोग, सांस लेने में परेशानी या अस्थमा के लक्षण भी क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। देखिए जब नाकें बंद हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है निमोनिया वाला लक्षण दिखने लगेगा, या श्वास रोग यानी उसको सांस लेने में भी रोग होने लगेंगे, या फिर अस्थमा के बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं। इसका उपचार क्या है, तो देखिए स्वाइन फ्लू के उपचार, ट्रीटमेंट। स्वाइन फ्लू के संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा उपाय फ्लू का क्या कर लीजिए, टीका लगवा लीजिए। यही एकमात्र इसका उपाय है, क्योंकि इसकी दवा भी बहुत रेयर केस में आ रही हैं। तो एक ही उपाय है क्या, कि इसका टीका लगवाया जाए। देखिए अगला जो वायरस से होने वाला रोग है चिकनगुनिया, यही रोग है इसका, चिकनगुनिया। देखिए ये चिकनगुनिया होते क्या हैं, इसके संक्रमण क्या होते हैं। तो चिकनगुनिया एक प्रकार का क्या है, वायरल बुखार है। यह चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण से फैलता है। किसके वायरस से, तो इसका वायरस का नाम क्या है, चिकनगुनिया। यह एडिज मच्छर की दो जातियाँ, ए एल्बोबेटिक्स और दूसरा जो है ए इजिप्टी, यही दोनों मच्छर के काटने से क्या होते हैं, यह रोग उत्पन्न हो जाता है। पहला क्या है, ए एल्बोपिक्टस और दूसरा ए इजिप्टी की जो होती है मादा मच्छर होती हैं, जिनके काटने से क्या होते हैं, चिकनगुनिया रोग उत्पन्न होता है। देखिए इसके लक्षण क्या हैं, अब इसके लक्षण भी देखा जाए। देखिए बच्चा, चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण व्यक्तियों में संक्रमण के 3 से 7 दिन बाद इसके लक्षण विकसित हो जाते हैं। और क्या क्या विकसित होते हैं वो आप देखते हैं। चिकनगुनिया के रोगी में क्या हो जाते हैं, तेज बुखार तथा जोड़ों में क्या हो जाती हैं, दर्द हो जाती हैं। पहला तो तेज बुखार होगा, फिर जोड़ों में क्या होंगे, दर्द होती है। सिर दर्द, बदन दर्द और जोड़ों में क्या हो जाती हैं, सूजन आ जाती है। यानी जितने भी जोड़ों हैं, यानी जोड़ जो हैं, जैसे जितने भी हड्डियों के जोड़ हैं उसमें क्या होती हैं, दर्द उत्पन्न हो जाता है। अधिकांश चिकनगुनिया रोगी लगभग 1 सप्ताह में क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। किंतु कुछ लोगों में जोड़ों का दर्द महीनों या 1 साल तक रहता है। बुजुर्ग लोग, डायबिटीज़ या बीपी वाले व्यक्तियों में इस रोग का प्रभाव अधिक होता है। देखिए बुजुर्ग लोग हैं या फिर डायबिटीज़ यानी शुगर वाले रोग होंगे या फिर बीपी वाले, तो यह रोग क्या होता है, उनमें ज़्यादा प्रभाव होता है। देखिए एक नोट देख लेते हैं। देखिए चिकनगुनिया अगर एक बार किसी को हो गया तो फिर यह रोग उन्हें नहीं होता, यानी वही कह रहा है क्या, एक बार चिकनगुनिया होने के बाद पुनः यह रोग नहीं होता है, अर्थात यह रोग फिर उन लोगों को नहीं पकड़ता है। इसके बाद इसका उपचार लेते हैं। चिकनगुनिया के लिए कोई दवा नहीं है। देखिए चिकनगुनिया के लिए कोई दवा नहीं बना है, अतः इसके संक्रमण से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए तथा रोगी को अधिक पानी पीना चाहिए। यही एक उपाय है क्या, कि कोई दवा नहीं है, इसके संक्रमण से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, रोगी को अधिक पानी पीना चाहिए। देखिए अभी तक तो हम पढ़ रहे थे जीवाणु वायरस के द्वारा होने वाला रोग। अब क्या देखेंगे, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग या फिर जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। देखिए वायरस से तो हम लोग पढ़ लिए, जितनी रोग थी आपके सिलेबस में। अब क्या पढ़ेंगे, जीवाणुओं के द्वारा रोग, जिसमें पहले रोग का नाम क्या है, टाइफाइड या फिर मियादी बुखार या फिर मोती झारा। देखिए बहुत खतरनाक रोग है टाइफाइड रोग, और ये जो होता है एक सीजन होता है जिसमें क्या होते हैं, अक्सर लोगों को देखने को मिलता है। यानी सितंबर अक्टूबर का माह देखिए तो क्या होता है, टाइफाइड की इसमें सबसे ज़्यादा संक्रमित रोग मिलते हैं। तो आइए देखते हैं ये संक्रमण होता कैसे है। देखिए संक्रमण, यह रोग सलाका साल्मोनेला टाइफाइड
द्वारा आंत के संक्रमण के कारण होता है। देखिए बच्चा, सलाका, साल्मोनेला टाइफाइड आंत के संक्रमण के कारण होता है। यानी ये क्या होते हैं, आंत की बुखार जिसको कहा जाता है, ये आंत को ही क्या कर देता है, प्रभावित करता है। यह जीवाणु आंत की दीवार को क्या कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। तो देखिए, जो हम लोग खाना खाते हैं तो पाचन क्रिया तो आंत में ही जाकर पूरी तरह से होती है, तो उसी दीवार को ये क्या कर देता है, क्षतिग्रस्त करता है, जिससे लगातार बुखार रहने लगता है। नब्ज क्या हो जाती हैं, धीमी पड़ जाती हैं। नब्ज जो क्या हो जाएंगी, धीमी हो जाती हैं, और शरीर पर गुलाबी रंग के क्या हो जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं। तथा रोगी को क्या आने लगती है, मूर्छा आती है। यह 2 से 3 सप्ताह तक क्या रहता है, किंतु अस्थि मज्जा, प्लीहा, पित्ताशय आदि के संक्रमित होने के कारण इसके दोबारा होने की संभावना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। पित्ताशय, इसको इस तरह लिखेंगे बच्चा। देखिए, यह रोग कैसा होता है, तो सलाका साल्मोनेला टाइफाइड द्वारा आंत के संक्रमण के कारण होता है। यह जीवाणु आंत की दीवार को क्या कर देता है, क्षतिग्रस्त करता है, जिससे लगातार बुखार रहने लगता है। नब्ज क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। शरीर पर गुलाबी रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, तथा रोगी को क्या आने लगती है, मूर्छा आती रहती है। यह 2 से 3 सप्ताह तक क्या रहता है। बहुत खतरनाक रोग है टाइफाइड। इस पर ध्यान न देने पर क्या हो जाता है, रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। सबसे ज़्यादा ये क्या करता है, प्रभावित करता है अस्थि मज्जा, यानी इसको हड्डी का बुखार भी कहा जाता है, हड्डी को ही पकड़ लेता है। प्लीहा हुआ या फिर पित्ताशय आदि को क्या करने लगता है, संक्रमित करता है, जिसके कारण इसको दोबारा होने की संभावना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इस कारण इसका एक दवा का कोर्स होता है। अगर दवा को अगर सही ढंग से न किया जाए तो व्यक्ति को क्या हो सकता है, दोबारा पकड़ सकता है। इसीलिए ये जो दवा का कोर्स होता है उसको पूरी तरह से करना चाहिए। देखिए, इसके लक्षण क्या होते हैं। रोगी के मल मूत्र के साथ इस रोग के जीवाणु शरीर से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, जो मक्खियों द्वारा जो पीने के पानी तथा खाने की वस्तुओं पर क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। देखिए, जो रोगी होता है वो मल मूत्र करता ही होगा, जाहिर सी बात है, और उसके द्वारा ये क्या होते हैं, जीवाणु बाहर आते हैं, शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर आते हैं। और मक्खियाँ जो होती हैं, जाहिर सी बात है, मल को क्या करती हैं, अच्छा इनको प्रिय खाना है। किसको, मक्खियों का प्रिय खाना अगर कहा जाता है तो मल पर जब जाएंगी तो फिर पीने वाले पानी पर भी जाती हैं, चाहे खाने वाली वस्तुओं पर वो मंडराती हैं, जिसके कारण इसके जीवाणु क्या हो जाते हैं, खाने वाली वस्तुओं या फिर पानी में मिल जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, रोगी को यह रोग उत्पन्न हो जाता है। देखिए, अब इसका उपचार देख लेते हैं। उपचार में क्या होता है, क्लोरोमाइसिटिन, देखिए नाम याद कर लीजिएगा आप लोग, एक आध दवा का नाम है ये। क्लोरोमाइसिटिन नामक औषधि से इस रोग में क्या होता है, लाभ पहुंचता है। रोग के फैलने पर प्रतिरक्षण के लिए वैक्सीन के टीके लगवाने चाहिए, तथा साफ सफाई पर क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी रोग होगा व्यक्ति को, सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्या पड़ता है, तो वो साफ सफाई। देखिए, कोई भी अगर शरीर है तो अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे तो शरीर पर क्या होंगे, अनेक रोग उत्पन्न होंगे ही होंगे। देखिए, अगला रोग है वो है निमोनिया या फिर फेफड़े का शोथ, यानी इसको क्या बोलते हैं, निमोनिया या फिर फेफड़े का रोग इसको बोला जाता है, सीधी बात है। निमोनिया फेफड़े का रोग है। ये रोगाणु फेफड़े के एल्वोलाई की म्यूकोसा को क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। देखिए, फेफड़े में जो बबल्स बने रहते हैं उसी को ये क्या कर देता है, म्यूकोसा को ही क्या कर देगा, संक्रमित कर देता है, जिसमें देखिए एल्वोलाई, जिसमें द्रव एकत्रित होने के कारण श्वसन में क्या होने लगते हैं, कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। यह बच्चों और बूढ़ों में क्या होता है, अधिक होता है। बहुत खतरनाक रोग है। बच्चों में तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये ठंडी के मौसम में इनको सांस लेने में क्या होने लगती है, दिक्कतें होने लगती है। अगर थोड़ा सा भी मौसम चेंज होगा
तो निमोनिया उन लोगों को क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा परेशान करने लगता है। अब देखिए रोग का फैलना, इसका क्या है, स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो देखिए रोगी के कफ और बलगम के कणों का श्वास के साथ क्या हो जाता है, प्रवेश करने पर, यानी रोगी के कफ और बलगम के कणों का श्वास के साथ क्या होने लगता है, प्रवेश करने पर, रोगी के ग्लास, बर्तन, खाद्य एवं जल को ग्रहण करने पर, या रोगी के थूक के द्वारा, यानी इन सब के द्वारा क्या होता है, रोग फैलना शुरू हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, पेट में क्या होने लगता है, पेट फूल जाता है, कपकपी, ज्वर, कफ और सिर दर्द बन रहा है। देखिए एक तो कपकपी होने लगेगा, फिर बुखार आ जाती है, कफ भी बनने लगते हैं और साथ में क्या हो जाते हैं, सर दर्द होने लगता है। तीसरा है थूक के साथ क्या आने लगते हैं, रक्त आने लगते हैं। ये भी इसकी क्या है, एक तरह से समस्या है। इसका उपचार क्या हो सकता है, तो इसका उपचार ये कही है कि टेट्रासाइक्लिन तथा एरिथ्रोमाइसिन नामक औषधि या एंटीबायोटिक लेना चाहिए। देखिए यही दवाएं हैं जो औषधि है, इसको लेना चाहिए। एंटीबायोटिक दवाएं हैं जो क्या करते हैं, कुछ देर के लिए इनको रिलैक्स कर देता है, लेकिन ये निमोनिया जो रोग होता है बहुत ही खतरनाक रोग है। देखिए बच्चा, जीवाणुओं के द्वारा बाद अब आते हैं प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। देखिए एक तो वायरस बता दिए, दूसरा जो है जीवाणु बैक्टीरिया, तीसरा जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला जो रोग आता है पेचिस या अमीबाइसिस या अमीबता। देखिए पेचिस होती हैं या फिर अमीबाइसिस या फिर अमीबता। एमो का है, लिखे भी हैं डेंसेंट्री और एमोइबाइसिस। देखिए ये किसके कारण होता है, यह बहुत ही, ये भी पेचिस रोग भी खतरनाक रोग है, क्योंकि रोग है तो कोई भी रोग होगा, छोटा हो या बड़ा, खतरा तो होता ही है शरीर को। तो अशुद्ध जल से होने वाले रोग में एक पेचिस है। पेचिस दो प्रकार के होते हैं। देखिए अशुद्ध जल से जो रोग होने वाले हैं उसमें से एक है पेचिस, और पेचिस भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो अमीबिक जो कि एंट अमीबा नामक सूक्ष्म रोगाणु से उत्पन्न होता है, और दूसरी बैसिलरी जो जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है और घातक भी होता है। देखिए दोनों हैं, तो एक होता है सूक्ष्म रोगाणु से उत्पन्न होते हैं, और दूसरा जो है बैसिलरी जो जीवाणु होता है वो घातक होता है। अब इसके लक्षण देख लेते हैं। लक्षण में क्या है, पेचिस से पेट में ऐंठन होती है। देखिए पेट ऐंठने लगता है और बार बार दस्त होने लगे, यानी उल्टी होने लगती है। ज़्यादा बिगड़ जाने पर मल के साथ क्या आ जाती हैं, रक्त, श्लेष्मा अथवा आंव भी आ जाते हैं। देखिए बहुत खतरनाक रोग है, इसमें क्या हो जाते हैं, मल पड़ने लगते हैं, मल आ जाते हैं। मल के साथ साथ देखेंगे तो ब्लड आ जाते हैं, या फिर श्लेष्मा जो होता है चिपचिपा पदार्थ आने लगते हैं मल के साथ, या फिर आंव पड़ने लगते हैं। इसमें हल्का ज्वर भी बना रहता है और यह रोग शीघ्र दूर नहीं होता है। देखिए दवाओं की इसकी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो रोग है शरीर को बहुत ही क्या कर देता है, एकदम लस्त कर देगा, यानी पूरी तरह से सुस्त कर देता है। तो इसको क्या है, ज़रूरत पड़ जाती है दवाओं की, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, नहीं तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। देखिए एक नोट है इसी रोग के बारे में कि इस रोग के जनक एंट अमीबा हिस्टोलिका। देखिए नाम याद कर लीजिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिका आंतों की झिल्ली में एक विशेष प्रकार के क्या कर देते हैं, घाव उत्पन्न कर देते हैं, और कभी कभी जिगर और तिल्ली तक क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, और उसमें विशेष प्रकार के फोड़े या फिर अल्सर उत्पन्न कर देते हैं। देखिए एंट अमीबा हिस्टोलिका आंतों की झिल्ली में क्या करते हैं, विशेष प्रकार के घाव उत्पन्न कर देंगे, और कभी कभी जिगर होता है यानी यकृत और तिल्ली तक पहुंच जाते हैं, और उसमें इस विशेष प्रकार के क्या हो जाते हैं, फोड़े और अल्सर उत्पन्न कर देते हैं। कारण क्या होता है इसका फैलने का, और इसके उपचार दोनों देख लेते हैं। तो देखिए कारण है पेचिस उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोवन एंट अमीबा हिस्टोलिका और मानव विष्टा। देखिए प्रोटोजोवन एंट अमीबा
हिस्टोलिका और मानव विस्टा में पाया जाता है। हैजे की तरह ही इसका क्या होता है, वाहक मक्खियाँ होती हैं। जैसे हैजा होता है ना रोग, उसी तरह ये क्या होते हैं, मक्खियों की ही क्या है इसकी वाहक, यानी हैजा रोग जो होता है मक्खियों के द्वारा होता है, उसी तरह ये भी क्या है, मक्खियाँ ही इनकी रोग की वाहक हैं। इसके बाद देखते हैं उपचार। गंदगी की रोकथाम, जल की शुद्धता, खाने पीने की सावधानियाँ आदि में सावधानियाँ क्या होनी चाहिए, बरतनी चाहिए। ये सब चीज़ों में क्या होनी चाहिए, सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तथा रोग हो जाने पर मेट्रोजिल, डिपेंडाल आदि कोई भी दवा क्या हो सकती है, ले सकते हैं। देखिए हम लोग बचपन में जो थे तो हम लोग का जब पेट खराब हो जाता था, यानी जब वही आँव पड़ जाते थे तो अक्सर पेट खराब हो जाता था, तो हम लोग डिपेंडाल की दवा जो होती है एक छोटी सी आती थी, वही हम लोग क्या होते थे, हमारे मम्मी या चाहे पापा क्या करते थे, इसको पानी चम्मच में घोल कर इसको पिला देते थे। बहुत छोटी सी आती थी, इसके बाद सही भी हो जाता था। तो ये दवा ज़्यादा क्या होते हैं, कारगर होते हैं जब पेट खराब होता है, तो डिपेंडाल की दवा ये ज़्यादा प्रचलित है। आइए अब अगला रोग देखते हैं। देखिए इसी तरह आता है मलेरिया। मलेरिया रोग भी क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रोग है। इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिएगा। यह रोग मानव जाति के लिए क्या होती है, एक समस्या बनी हुई है। ये तो सत्य है कि मलेरिया जो रोग है मानव जाति के लिए क्या है, एक समस्या बनी हुई है। प्रत्येक वर्ष विश्व में लाखों व्यक्ति क्या होते हैं, इस रोग से पीड़ित हैं और कितनों की क्या हो गई हैं, मृत्यु हो गई। यानी मलेरिया रोग एक तरह से खुद ही पता नहीं ये कैसा रोग है कि रोग आम आए दिन किसी को न किसी को क्या होता है, हुआ रहता है। देखिए इसके लक्षण क्या है। मलेरिया बुखार जो होते हैं क्या होते हैं, मलेरिया बुखार एक कोशिकीय प्रोटोजोवन परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। देखिए मलेरिया बुखार जो होता है एक कोशिकीय प्रोटोजोवन परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। इसमें क्या आते हैं, कपकपी एवं ठंड लगने लगता है और तेज बुखार के साथ क्या हो जाते हैं, 105 से 106 डिग्री सेंटीग्रेड चढ़ जाता है। इस रोग से सिर में तीव्र क्या हो जाती हैं, दर्द होती है और क्या हो जाती हैं, मतली होती हैं। इसके बाद इसके संक्रमण देख लेते हैं। देखिए संक्रमण क्या होते हैं, मादा एनाफिलीज। देखिए ये मच्छर का नाम याद कर लीजिएगा आप लोग। मादा एनाफिलीज के काटने से यह रोग क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। यह दलदली इलाकों में अधिक पाया जाता है। देखिए एक व्यक्ति को अगर मलेरिया हुआ है तो उसको अगर ये मच्छर काटा फिर दूसरे व्यक्ति को जाकर काटेगा तो वह रोग क्या हो जाते हैं, स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। यह दलदली इलाकों में अत्यधिक पाए जाते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स तथा यकृत कोशिकाओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। देखिए जब आरबीसी को ही नष्ट कर देगा तो ब्लड में तो ऐसे ही आरबीसी की कमी हो जाएगी और साथ में क्या हो जाती हैं, यकृत कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। बड़ी संख्या में आरबीसी के नष्ट होने के कारण हीमोजाइन, देखिए ये याद कर लीजिएगा, आरबीसी के नष्ट हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है, नामक विषैला पदार्थ बनाता है जिसके कारण शरीर में क्या होने लगती है, कपकपी, सिर में दर्द, तेज बुखार होता है। देखिए सन 1894 में भारतीय सेना के एक डॉक्टर सर रालांड रोस ने पता लगाया कि मलेरिया रोग मच्छर के काटने से क्या होते हैं, फैलता है। इसके लिए उन्हें सन 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है आरबीसी और यकृत कोशिकाओं को ही नष्ट कर देता है और जब नष्ट करने लगेगा बड़ी संख्या में तो हीमोजाइम नामक विषैला पदार्थ बनाता है जो क्या कर देता है, कपकपी, सिर दर्द, यही सब उत्पन्न कर देता है। इसका उपचार देखिए, आए दिन इसका उपचार कुछ न कुछ सरकार करती रहती है। देखिए इसमें सबसे पहला होता है डीडीटी के छिड़काव से मच्छर को क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। देखिए पानी में अक्सर डीडीटी ये सब जो होते हैं छिड़काव किया जाता है। मच्छर के लार्वा जोहड़ और तालाब के पानी में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। देखिए मच्छर के जो लार्वा जोहड़ और तालाब के पानी में क्या करते हैं, तैरते रहते हैं।
इन्हें कीटनाशक पदार्थों, देखिए कीटनाशक जो पदार्थ पानी में अक्सर देखिए छिड़काव होते रहते हैं, मिट्टी का तेल छिड़क कर क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। और तीसरा है मलेरिया के उपचार के लिए प्राइमोक्विन, देखिए प्राइमोक्विन, क्लोरोक्विन औषधियों का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। देखिए ये आपको थोड़ा सा ये यहाँ पर दे दिए हैं कि उपचार के लिए कुछ दवाओं का नाम है। प्राइमोक्विन, क्लोरोक्विन का क्या करना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। देखिए बच्चा, ये मलेरिया जो रोग है वास्तव में एक इम्पॉर्टेंट रोग है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या होते हैं, एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़कर जाइएगा। देखिए बच्चा, अगला जो रोग है हेलमिंथ द्वारा उत्पन्न रोग, यानी हेलमिंथ के द्वारा जो उत्पन्न रोग होता है, यानी अभी जो बताए थे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बाद क्या आते हैं, हेलमिंथ द्वारा उत्पन्न रोग क्या होते हैं। इसमें पहला जो आता है स्कैरिएसिस रोग। देखिए ये रोग बहुत खतरनाक होता है, स्कैरिएसिस रोग। तो क्या होते हैं यह रोग स्कैरिस नामक गोल कृमि के द्वारा होता है। देखिए स्कैरिस जो रोग होता है, कृमि, देखिए थोड़ा सा गलत लिख दिए बच्चे, स्कैरिस नामक गोल कृमि के द्वारा होता है। स्कैरिस मनुष्य विशेषकर बच्चों की आंत पर का क्या होते हैं, परजीवी होता है। मनुष्य के विशेषकर किसके लिए, तो बच्चों की आंत का क्या होता है, परजीवी है। यह आंत में पचे हुए भोजन पर क्या करता है, निर्भर करता है। एक परपोषी की आंत में कितने पाए जाते हैं, 500 से 5000 तक स्कैरिस हो सकते हैं। देखिए एक परपोषी जो जीव है उसके आंत में कितने पाए जाते हैं, तो 500 से 5000 तक स्कैरिस पाए जाते हैं। इसके लक्षण क्या आते हैं, देखिए आंत में स्कैरिस की उपस्थिति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए कोई ज़्यादा इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु अधिक संख्या में होने पर जब ये बढ़ जाएंगे तो अपच हो जाता है, पेट में क्या हो जाएंगे, बेचैनी, पेट में तीव्र गर्द, अतिसार यानी बुखार, हल्का बुखार आने लगेंगे आदि रहने लगता है, और रोगी क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और शरीर में क्या हो जाती है, रुधिर की कमी हो जाती है। देखिए कम है तो तब तो सही है, क्योंकि ये भोजन को क्या करते हैं, लुगदी बनाने में काम करते हैं, लेकिन जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो वही क्या हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है। देखिए बच्चा, अब उपचार देख लेते हैं इसका। उपचार में शौचालय क्या होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। कच्ची सब्जियों एवं संदूषित जल का क्या होना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी होना चाहिए। खाने के वस्तुओं को छूने से पहले हाथों को साबुन से क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से धोना चाहिए। आंत में से कृमियों को बाहर निकालने के लिए कीनोपोडियम का तेल तथा टेट्राक्लोरोइथिलीन का मिश्रण का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। देखिए जब कृमि जब ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कीटाणु जब ज़्यादा हो जाएंगे, जर्म्स, तो उनको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, कीनोपोडियम का तेल तथा टेट्राक्लोरोइथिलीन का मिश्रण का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। देखिए अगला जो रोग है वो है फाइलेरिएसिस रोग है। देखिए फाइलेरिएसिस रोग क्या होता है, जिसको कहते हैं हाथी पाँव, ये भी बहुत खतरनाक रोग है। फाइलेरिया या बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई लिम्फ वाहिनियों तथा लिम्फ ग्रंथियों को प्रभावित करता है तथा फील पाँव या हाथी पाँव नामक रोग उत्पन्न करता है। देखिए यह किसको करता है, तो लिम्फ वाहिनियों तथा लिम्फ ग्रंथियों को ही क्या कर देता है, प्रभावित करता है, जिस कारण फील पाँव या हाथी पाँव नामक रोग उत्पन्न करता है। देखिए इसके लक्षण क्या हैं, यह वयस्क, कृमि, सजीव एवं मृतक दोनों ही अवस्थाओं में क्या होते हैं, बीमारी उत्पन्न करता है। जीवित अवस्था में क्या करता है, खुजली पैदा करता है। जब जीवित अवस्था में होगा तो क्या करेगा, खुजली पैदा करता है। हानिकारक उपापचय पदार्थों को क्या कर देता है, जमा करता है। यकृत, प्लीहा, पाँव आदि सूज कर क्या हो जाते हैं, रसौली बना लेता है। देखिए ये सब जो होते हैं पूरी तरह से यकृत को प्रभावित करेगा। प्लीहा में जो मरी हुई कोशिकाएँ जाकर एकत्रित होती हैं, प्लीहा को क्या करेगा, प्रभावित। पाँव आदि क्या हो जाते हैं, सूज कर
एकदम पूरी तरह से रसौली बना देते हैं, यानी उसमें पूरी तरह से एकदम एक तरह से अजीब तरल पदार्थ भर देता है। यह बीमारी फील पाँव या हाथी पाँव या फिर फाइलेरिया रोग के नाम से जाना जाता है। देखिए नोट में क्या लिखेंगे, देखिए यह रोग क्यूलेक्स पाइपियंस नामक मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर से? तो क्यूलेक्स पाइपियंस नामक मच्छर के काटने से होता है। और इसका रोकथाम क्या है? तो बीमारी के संक्रमण से बचने के लिए मच्छरों को क्या करना चाहिए? नष्ट करना चाहिए तथा उनके काटने से क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। देखिए हर एक रोग जो है किसके कारण हो रहे हैं? तो मच्छर और मक्खी से ही देख रहे हैं सबसे ज़्यादा फैल रहे हैं संक्रमित रोग। अब अगला जो रोग है उसको अगला जो होता है जिसको क्या है? फंगस द्वारा उत्पन्न रोग। देखिए फंगस आपको ई नंबर है, ये आपका ए नंबर वायरस के द्वारा, बी नंबर जो है जीवाणु के द्वारा, सी नंबर जो था प्रोटोजोआ, इसके बाद ये जो है अब आ गए फंगस के द्वारा होने वाले रोग। देखिए फंगस के द्वारा रोग होने वाले जो है रिंग वर्म रोग जिसको बोला जाता है। देखिए क्या होते हैं रिंग वर्म रोग? रिंग वर्म त्वचा संबंधी रोग है। माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटान एपिडर्मेटोफाइटान नामक फंगस के द्वारा यह रोग होता है। देखिए ये तीन हैं फंगस, ये तीनों का नाम याद कर लीजिएगा। क्या? माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटान डर्मेटोफाइटिन नामक रोग फंगस के द्वारा क्या होते हैं? ये रोग उत्पन्न होते हैं। और इसके लक्षण क्या हैं? इसी रोग में शरीर के विभिन्न भागों की त्वचा, देखिए कौन कौन से विभिन्न भागों की त्वचा, नाखून, पैर की अंगुलियों आदि पर सूखे चकत्ते हो जाते हैं। इसमें खुजली आती है। गर्म और नमी वाली बरसात के मौसम में यह रोग क्या होता है? अधिक फैलता है। देखिए गर्मी वाले दिनों में या फिर बरसात के दिनों में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्या हो जाते हैं? अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए मौसम में फंगस के उगने की अत्यधिक क्या हो जाती हैं? अनुकूल हो जाता है। यही कारण है कि रिंग वर्म रोग अंगुलियों के बीच तथा पेट और टांगों के बीच की त्वचा पर क्या करता है? अत्यधिक संक्रमित करता है, यानी सबसे अधिक प्रभाव डालता है। इसके देखिए संक्रमण क्या होते हैं? तो फंगस के जीवाणु मिट्टी में, हवा में तथा नम तौलियों और कपड़ों पर उग जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े तथा तौलिए या कंधे आदि के प्रयोग से संक्रमण की संभावना क्या होती है? अधिक होती है। अब देखिए तीनों जो फंगस लिखे थे वो तीनों कौन कौन से पाए जाते हैं? ट्राइकोफाइटान ये किसको संक्रमित करता है? बालों, त्वचा तथा नाखून को क्या करता है? संक्रमित करता है। देखिए ट्राइकोफाइटान किसको कर रहा है? बालों, त्वचा तथा नाखून को संक्रमित कर रहा है। माइक्रोस्पोरम किसको कर रहा है? बालों और त्वचा को संक्रमित कर रहा है। और एपिडर्मेटोफाइटान जो है यह त्वचा पर उगता है और कभी कभी नाखूनों को क्या कर देता है? प्रभावित करता है। इस तरह से ये तीनों जो है फंगस क्या हैं? अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से क्या करते हैं? संक्रमण को फैलाते हैं। इस तरह से हमने क्या किया है आज आप लोगों को? देखिए बच्चा, हम तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग यही बता रहे थे, जिसमें हम इसमें क्या बताएं? पहले आपको परिचय देने के बाद देखिए मानव में होने वाले रोग यानी मानव रोग के बारे में बताएं। जितने मानव रोग में होते हैं सबके बारे में क्या किए? बता दिए। यानी जैसे वायरस के द्वारा होने वाले रोग, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग, हेलमिंथ के द्वारा होने वाले रोग और फंगस के द्वारा, ये सब चीज़ों के बारे में हम क्या किए? पूरी तरह से बता दिए। ये देखिए अभी तो मानव रोग बताए हैं। कैसे रोग होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उपार्जित, एक होता है उपार्जित जो होता है, और एक होता है आनुवंशिकता यानी जन्मजात रोग। ये बता दिए। देखिए ये सब चीज़ें तो हम पूरी तरह से बता दिए। ये रोग थे। अभी हम क्या बताए हैं? तो रोग। अब देखिए हर एक रोग का क्या होता है? ठीक करने की दवाएं आती हैं। यानी एक तो रोग पढ़ लिए हैं, तो रोग के साथ साथ अब क्या पढ़ा जाएगा? प्रतिरक्षा, जिसको हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में लेकर आएंगे। किसको? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा से जितनी भी संबंधित जो होंगी
क्वेश्चन यानी इसके जो नोट्स हैं वो सब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।